आज जो टॉपिक लेकर मैं आया हूं वो यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी जैसे एग्जामों के लिए है, जिसमें कि जो व्यवस्था है वो इकोसिस्टम चैप्टर है, जिसको बोलते हैं पारस्परिकी तंत्र। तो पारस्परिकी तंत्र में सबसे जो चीजें हैं वो मैं आज डिस्कस करूंगा, उसकी परिभाषा के बारे में और उससे जुड़ी हुई विशेषताओं के बारे में, डिफिनीशंस के बारे में, उसको कितने प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है वो मैं समझाने का आज प्रयास करूंगा। क्योंकि एजी टॉन्सले ने सन 1935 में इसको शुरू किया, इसकी पहली बात एजी टॉन्सले ने आई। तो ये सारा जो इतिहास है वो किसी और वीडियो में क्रिएट करूंगा कि ये पारस्परिकी तंत्र शब्द कहाँ से आया और कितने प्रकार के पारस्परिकी तंत्र होते हैं, जिनके क्या क्या नाम रखे गए हैं, उन पर डिस्कस नहीं करके आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोसिस्टम, जो कि आज एक वैश्विक विषय बनकर उभर के सामने आया है। तो इस वैश्विक विषय में जो स्थिति है वो आप देखेंगे कि मैं इसको एक फ्लो चार्ट से समझाने का प्रयास करूंगा और इसको और बेहतर करता जाऊंगा। जैसे जैसे आपकी क्लास इंप्रूव होती जाएगी मैं बेहतर करता जाऊंगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और दोस्तों इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे कि पारस्परिकी तंत्र है, इसे कहते हैं पारस्परिकी तंत्र किसे कहते हैं। पारस्परिकी तंत्र जो है को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो जो है पारस्परिकी तंत्र जिसको जीवोम या बायोम कहते हैं, और दूसरा निवास क्षेत्र जिसको हम भौतिक पर्यावरण या जीवों का हैबिटेट ये कहते हैं। जीवोम या बायोम जो होता है, इसका मतलब ये है कि जीव हो, प्राणी हो, वनस्पति है, जो एक इकाई के रूप में रहते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं, वो जीवोम या बायोम पारस्परिकी तंत्र कहा जाता है उसको। और निवास क्षेत्र या भौतिक पर्यावरण या जीवों का हैबिटेट जो निवास क्षेत्र है वो उसको जो है हम लोग निवास क्षेत्र या हैबिटेट इकोसिस्टम कहते हैं। अच्छा, होता क्या है उसमें इकोसिस्टमेटिक यानी जिसको पारिस्थितिक क्रियाएं होती रहती हैं। वो क्रियाएं जो हैं जैविक क्रियाएं भी हो सकती हैं, वो क्रियाएं अजैविक क्रियाएं भी हो सकती हैं। यानी कहने मतलब यह है कि जहां भी भौतिक पर्यावरण है, जो भौतिक पर्यावरण हम लोग देख रहे हैं, वो भौतिक पर्यावरण ही वहीं पर जीवों का निवास क्षेत्र होता है, वही निवास होता है, वो एक हैबिटेट के रूप में काम करता है, ये निवास क्षेत्र। और उसकी सारी अनुकूल दशाएं वहां मिलती है। भाई भौतिक पर्यावरण के तहत में जिसकी अनुकूल दशाएं, पर्यावरणीय दशाएं वहां मौजूद हो, तभी व्यक्ति वहां रह सकता है, तभी वो जीव रह सकता है। तो जैविक और अजैविक दोनों वहां एक्टिव रहते हैं, दोनों वहां क्रियाशील रहते हैं। जैविक भी अपने तरफ से क्रियाशील रहता है और अजैविक भी क्रियाशील रहता है। अच्छा, ये जो स्थिति बनती है, पारस्परिकी तंत्र की बात कर ली जाए तो एक नदी भी इकोसिस्टम कहा जा सकता है, एक तालाब को भी इकोसिस्टम कहा जा सकता है, और एक पोखर को भी उसका अपना एक इकोसिस्टम कहा जा सकता है। परंतु इसकी अपनी सीमाएं जो होती हैं, वो सीमाएं इतनी दृढ़ नहीं होती कि उसको तोड़ा ना जा सके। यानी कहने का अभिप्राय ये कि मतलब एक इकोसिस्टम, मान लिया हम समझ लेते हैं कि नदी एक पारिस्थितिकी तंत्र है, तो अगर पास में कोई तालाब है या कोई और अन्य जो है क्षेत्र है जहां वो एक हैबिटेट, एक अपनी प्रकृति है, तो निश्चित रूप से उस तालाब या उस पोखर या नदी से जुड़ी हुई चीजें वहां पे इफेक्ट में डालेंगी। कहने का अभिप्राय यह है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये कहावत सुनी होगी आपने। तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। मनोदशाएं आप देखिए कि जब पॉजिटिव चीजें हो रही हो, पॉजिटिव थिंकिंग की बात हो रही हो, तो हर व्यक्ति जो गड़बड़ भी हो यानी निगेटिव थिंकर भी हो, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कुछ परसेंटेज पॉजिटिव थिंकिंग का उभर कर सामने आता है और वो भी अच्छा कार्य करने लग जाता है। उसी तरीके से चाहे तो निगेटिविटी फैली हो तो कितना भी पॉजिटिव व्यक्ति हो, कुछ ना कुछ निगेटिव का अंश भी उसके अंदर आ ही जाता है। यानी कि जो सीमाएं हैं वो इतनी दृढ़ नहीं है कि इफेक्ट ना डाले, एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम पर इफेक्ट ना डाले, ये चीजें हम मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं जैविक और अजैविक दोनों की जो सीमाएं हैं वो एक्टिव हैं और दोनों जैविक अजैविक एक दूसरे को अफेक्टेड करते हैं। इसी तरीके से
अब वो जैविक और अजैविक की बात की जाए अगर एग्जाम्पल तरीके से, तो एक तो रेगिस्तानी, फिर पर्वतीय, नदी, झील, ये आपने देखा होगा। और अगर आपको बहुत इसको तफसील से समझना है तो आप जो है भूगोल में जाके भारत का भूगोल चैप्टर उठाइए और वहां रेगिस्तान पढ़ के आइए, नदी पढ़ के आइए, पर्वत पढ़ के आइए, झील पढ़ के आइए, और उसके बाद जब इसको समझेंगे तो इकोसिस्टम बहुत बेहतर तरीके से समझ के आने वाला है। दूसरी बात यह है, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप आर्ट के स्टूडेंट्स हो, आप अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग कीजिए। जो जो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं सारी चीजें एक दूसरे से अंतर संबंधित है, यानी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और जब इंटरकनेक्टेड है तो किसी चीज का फिजिक्स बदला तो उसकी केमिस्ट्री बदल जाएगी, उसकी बायोलॉजी बदल जाएगी, उसका जो है इतिहास बदल जाएगा, उसका भूगोल बदल जाएगा। एक में परिवर्तन आया नहीं तो परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ये बात अभी आपको मेरी जो है कम हजम हो रही होगी, लेकिन वीडियो के अंत तक जो है हजम हो जाएगी और कई वीडियो में इस समझ में आएगी। तो रेगिस्तानी, पर्वतीय, नदी, झील, ये सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। रेगिस्तान पर्वत को, नदी को, झील को जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और यही इकोसिस्टम का मूलभूत संरचना है, मूलभूत तथ्य है। दूसरी बात यह है कि अगर हम संपूर्ण पृथ्वी को अगर हम इकोसिस्टम मान लें तो भी जो है संपूर्ण पृथ्वी एक इकोसिस्टम है, एक रेगिस्तान भी इकोसिस्टम है, पर्वत भी इकोसिस्टम है, नदी भी इकोसिस्टम है, और झील भी इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है। कहने का अभिप्राय यह है कि हम संपूर्ण पृथ्वी को हम इकोसिस्टम मान सकते हैं। इसको जो है एक इस चीज में समझिए, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा जो दी गई है ऋषि मुनियों ने, वो इकोसिस्टम को मद्देनजर रखते हुए ही दी गई है। अब जो चीज समझ में आनी चाहिए कि इसमें जो है एक परिभाषा आई है, इकोनिक क्या होता है। इकोनिक मतलब होता है कि इकोसिस्टम में जो विशेष प्रकार के जीव होते हैं, विशेष प्रकार के जीवों का एक निवास क्षेत्र, विशेष प्रकार के जीव जहां रहते हैं वो उसे इकोनिक कहते हैं। अच्छा, इकोनिक से क्या लेना देना है? देखिए, कई इकोनिक, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि एक गोरिल्ला चिड़िया है, वो रह रही है, वो एक विशेष प्रकार के जीव है, एक स्थान पर रह रहे हैं, तो वो इकोनिक कहलाएगा। इसी प्रकार से जो है शेर एक प्रकार से जहां रह रहा है गिर वन में, गुजरात में, तो वो उसका इकोनिक है। बात समझ में आ रही है। और दूसरी बात है कि अगर कई इकोनिक्स के अंतर संबंध में अगर संतुलन है तो इसी को कंप्लीट इकोसिस्टम कहते हैं, पूर्णतः पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि कुछ समय पहले कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के जो वाइल्ड मतलब कि जो जंगल के वनों के जो रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने निकाला कि एक विशेष क्षेत्र में बाघ जो था वो लगभग 3000 की संख्या में हिरन वहां पाए जाते थे, और एक बाघ था वो लगभग रोज एक हिरन को मार के खाता था। ऐसी कंडीशन में उन्होंने कहा कि रोज एक हिरन को मार के खा रहा है, तो उन्होंने बाघ को पिंजड़े में बंद कर दिया, उसको अलग कर दिया, उस स्थान से, उस हैबिटेट से अलग जो है अलग कर दिया। तो 90 दिन के बाद में पाया गया कि उन हिरनों में एक ऐसी महामारी जो है जनरेट कर गई जिसकी कोई दवा ही नहीं बनी, और वो हिरन जो है 3000 के 3000 आने वाले 3 से 4 दिनों में तड़प तड़पते मर गए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि उस शेर में, उस सिंह में एक कुछ ऐसा ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था जिससे कि वो दोनों जो है इकोनिक की तरीके से एक दूसरे से अंतर संबंधित थे। यानी अगर सिंह है तो हिरन है, और हिरन है तो सिंह है, ऐसा कुछ जो है इकोनिक सिस्टम के अंतर्गत रिसर्च के सामने आया। और ये बड़ा दिलचस्प चीज है, इसको आप समझिए। तो जब कई इकोनिक के अंतर संबंध में संतुलन पैदा होता है तो उसको हम कंप्लीट इकोसिस्टम कहते हैं। और अगर असंतुलन की कंडीशन क्रिएट हो जाए तो उसमें कई प्रजातियां नष्ट हो जाती है। जैसे वो हिरन जो है 3000 हिरन मर गए एक महामारी से। तो इस प्रकार से असंतुलन की कंडीशन हो जाए तो कई प्रकार की प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। प्रजातियां चाहे वो पेड़ की, वृक्षों की हो, चाहे वो जानवरों की हो, चाहे वो व्यक्तियों की हो, है ना,
चाहे वो जलचर जीवों की हो, चाहे वो उभयचर जीवों की हो, यानी कि वो कहीं भी जीव हो, उसके अगर हैबिटेट में उसके इकोनिक कई इकोनिक संबंधों में जो अगर जो अंतर संबंध है उसमें अगर इम्बैलेंस पैदा होता है, और वो इम्बैलेंस कैसे पैदा होता है वो बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर इम्बैलेंस पैदा होता है तो प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं इसी बात को लेकर। बायोमास और जैविक संरचना, ये सब पारिस्थितिकी तंत्र की ही परिभाषा बता रहा हूं, पारिस्थितिक इकोसिस्टम कुछ नया नहीं है। बायोमास क्या होता है और इसी को हम बोलते हैं जैविक संरचना क्या होती है, कि बिना इसको पढ़े हम जीवों को, बायोम को या उसके भौतिक पर्यावरण को भी डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। तो बायोमास या जैविक संरचना का निर्माण जो होता है वो पदार्थ और ऊर्जा निवेश, ये दो चीजें याद रखिएगा, कि मेटेरियल यानी कि पदार्थों के द्वारा और उसके ऊर्जा निवेश के द्वारा होता है। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि का निर्माण किया, कैसे किया कि उन्होंने जो है एक जो है शरीर बना दिया, शरीर बनाने का काम यानी पदार्थ बना दिया, एक शरीर बना दिया, बॉडी बना दी, लेकिन उसमें जब तक ऊर्जा का इनपुट नहीं हुआ, यानी कि आत्मा रूपी ऊर्जा नहीं डाली, किसने डाली? भगवान ने डाली। ये हम लोग पढ़ते चले आए हैं पुराणों में, ये सुनते चले आए हैं। आज मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप उसको पढ़िए, लेकिन उसको जो चीजें आई उससे इंटरकनेक्ट कीजिए और अपना चैप्टर मजबूत कर लीजिए, अपना काम बनाइए। यानी कहने का मतलब इकोसिस्टम जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा, परीक्षा में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो बायोमास, जैविक संरचना का निर्माण, पदार्थ और ऊर्जा का निवेश यानी मटेरियल। अब मटेरियल जो है ब्रह्मा जी ने क्या लगाया था? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व, ये अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीर, ये 5 तत्वों को मिला के उन्होंने ये पदार्थ बनाया और बाद में भगवान विष्णु ने उसमें ऊर्जा का इनपुट कर दिया। तो वही तो बायोमास है। तो बायोमास और जैविक संरचना का निर्माण, पदार्थ और ऊर्जा का निवेश, इन दो चीजों से जो है बनके बना है। अच्छा, 2 तरीके की ऊर्जाएं होती है, एक तो इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल जो ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है उसमें एनर्जी लेवल होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं। इंटरनल ऊर्जा स्तर प्रोडक्शन मतलब ऊर्जा स्तर का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन भी हमें उत्पादन भी हमें देखना है, उत्पादन भी होना चाहिए और उसका अनुरक्षण भी होना चाहिए। यानी आंतरिक ऊर्जा स्तर जो है उसका प्रोडक्शन यानी उत्पादन और अनुरक्षण, अगर ये स्थिति है यानी कि ऊर्जा के स्तर का प्रोडक्शन हो रहा है, अनुरक्षण हो रहा है, तो बायोमास या जैविक संरचना बैलेंस है। और अगर पदार्थों का ऊर्जा स्तरों का बहिर्गमन, ये स्थिति बनती है कि इंटरनल ऊर्जा स्तर यानी दोनों बहिर्गमन में आती है, तो दोनों बातें ये होती है, ऊर्जा स्तर उत्पादन में भी होता है और ऊर्जा स्तर का बहिर्गमन भी होता है। यानी कि ये जो भी बायोमास है कुल मिला के ये विभिन्न प्रक्रमण के द्वारा या क्रियाओं के द्वारा अपने आप को सम स्थिति में रखने का प्रयास करता है, अपने आप को बैलेंस रखने का प्रयास करता है। अच्छा, जो चीजें आती हैं इसको एक हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि सजीव और निर्जीव कारकों के बीच संतुलन को ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। सजीव और निर्जीव जो कारक हैं, उसके फैक्टर्स हैं, उसके बीच जो बैलेंस है उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी कि इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, संरचना क्या होती है, तो जैविक संगठक, अजैविक संगठक, जैविक संगठन और अजैविक संगठन को अंग्रेजी में कंपोजिशन बोलते हैं। तो यानी बायोटिक और नॉन बायोटिक या अबायोटिक। तो बायोटिक और अबायोटिक कंपोजिशन जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी समझ लें, और एनर्जी कंपोजिशन, ऊर्जा संगठन। देखिए आगे देखिए 3 चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन मैंने अजैविक संगठन में स्थल जल वायु ये 3 चीजें और इसमें इंक्लूड की है। यानी अजैविक संगठन क्या होते हैं? स्थल यानी जमीन, जल माने कि यहां पे एक्वाटिक स्थिति बनती है और वायु यानी कि एयर। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ इफेक्ट आया तो वायु से संबंधित यानी वायु प्रदूषण की स्थिति बनती है। तो देखिए ये 3 ये और 2 ये 5 तत्व तो हो गए कि नहीं हो गए मोटे मोटे तरीके से? यही तो है क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 तत्व तो अदम शरीरा। आध्यात्मिक दृष्टि से आप देख लीजिए, यानी कि ये पढ़िए, इंटरेस्ट लेके पढ़िए, ठीक है। कहने अभिप्राय मेरा ये जो हम बात कह रहे हैं उस चीज को बड़ी गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। तो जैविक संगठन, अजैविक संगठन और ऊर्जा संगठन, ये संरचना है इकोसिस्टम की, ठीक है। ये इकोसिस्टम की एक स्ट्रक्चर है। अभी मैं उसके
टाइप्स पे नहीं आया हूं कि उसकी टाइप्स क्या हैं। अभी मैं केवल इकोसिस्टम ही समझा रहा हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, इसको स्किप मत कीजिए। पास्की तंत्र ही ओपन सिस्टम भी है, इसको ओपन सिस्टम कहते हैं। ओपन यानी खुला तंत्र, ऊर्जा पदार्थों का नियमित निवेश और बहिर्गमन। जो ऊर्जा इनपुट आ रहा है, ऊर्जा और पदार्थों, दो बातें मैंने कही, ऊर्जा और पदार्थों, एनर्जी का और पदार्थों का। मैं यह समझा चुका हूं कि एनर्जी और पदार्थ का नियमित रेगुलर इनपुट, निवेश और बहिर्गमन। इनपुट हो रहा है और आउटपुट निकल रहा है, इनपुट हो रहा है, आउटपुट निकल रहा है। मटेरियल जा रहा है, एनर्जी जा रही है, इनपुट हो रही है और आउटपुट होकर निकल के आ रही है। और बहिर्गमन से हमेशा बचपन में हम पढ़ते आए हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में एक ट्रांसफॉर्म होता है, एक परिवर्तन होता है। उसी परिवर्तन को हमें देखना है। ऊर्जा और पदार्थों का नियमित निवेश, बहिर्गमन, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ऊर्जा की बात आ ही गई है तो ऊर्जा स्रोत विभिन्न हैं। आप जितने भी देखना चाहो तो ऊर्जा ही ऊर्जा है, लेकिन एक सोर्स ऐसा है जो अक्षय है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो सोलर एनर्जी द्वारा संचालित मुख्यतः जो जितने भी हैं सोलर एनर्जी से चल रहे हैं, वो इकोसिस्टम बहुत मजबूत इकोसिस्टम कहे जाते हैं। यानी सौर ऊर्जा अन्य भी हैं, ठीक है, लेकिन आप उस पर जब मेंस में आंसर लिखें या प्री में समझिए तो सोलर एनर्जी द्वारा संचालित मुख्यतः जो ओपन सिस्टम होता है वो जो है ज्यादा प्रभावी होता है। दूसरी बात यह है, ऊर्जा का जो फॉर्म होता है, ऊर्जा जो चलती है, तो वो एक दिशी प्रवाह होता है, यानी कि जो फ्लो होता है, मैंने गलत बोला, फॉर्म नहीं, फ्लो। ऊर्जा का जो फ्लो है वो एक दिशी है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल है। क्वेश्चन आ चुका है ये पीसीएस में कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, जो यूनिडायरेक्शनल है, एक दिशी प्रवाह है, ठीक है। भूतल पर सुनिश्चित क्षेत्र धारण, ये मैं उसकी विशेषताएं बता रहा हूं आपको, ये सारी विशेषताएं हैं, मैं आपको बता रहा हूं जो इकोसिस्टम की स्पेशलिटी, ये सारी विशेषताएं हैं और यही परिभाषा भी इसी को कह सकते हैं कि भूतल पर सुनिश्चित क्षेत्र धारण करने की जो व्यवस्था है ओपन सिस्टम के अकॉर्डिंग या तुम्हारे पास्की तंत्र के अकॉर्डिंग, उसको स्पेशियल डायमेंशन से हम डिनोट करते हैं, उसको स्पेशियल डायमेंशन कहते हैं। एक या अधिक नियंत्रक कारकों में अव्यवस्था नहीं होती। देखिए, जैसे क्या होता है कि जब इकोसिस्टम होता है उसमें एक या एक से अधिक जो कंट्रोलर फैक्टर्स हैं, नियंत्रक कारक हैं, उसमें अव्यवस्था नहीं होती और ऐसी कंडीशन में इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। उस इकोसिस्टम का स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम समझते हैं कि चक्रीय रूप में पदार्थों का गमन होता है। जो ये पदार्थ चलते हैं, एक ऊर्जा की बात मैंने कर ली है, चक्रीय रूप में पदार्थों का गमन होता है, साइक्लिक ऑर्डर में इसका गमन होता है। समझिए, साइक्लिक ऑर्डर समझते हैं ना, ये तो सिंपल सी बात है। जैसे मान लिया हमने बनाया तो ये ए, ये बी, ये सी, तो ए से बी से सी और सी से फिर ए, इसी को हम लोग साइक्लिक ऑर्डर कहते हैं। पदार्थों का गमन भी इसी फॉर्म से होता है। मान लिया ये जो चक्र है, वो चक्र का एग्जांपल समझें। इसको पढ़ने के लिए आपको जल चक्र पढ़ना पड़ेगा, आपको कार्बन चक्र पढ़ना पड़ेगा, आपको नाइट्रोजन चक्र पढ़ना पड़ेगा, आपको ऑक्सीजन चक्र पढ़ना पड़ेगा। यही जो है चक्रीय रूप में पदार्थों का गमन है। किसी एक संगठन में प्राकृतिक कारणों से कोई परिवर्तन होता है। एक कंपोजिशन में जो है कुछ नेचुरल रीजन से कोई परिवर्तन होता है, तो तंत्र के दूसरे संगठन में भी परिवर्तन द्वारा उसकी भरपाई हो जाती है। जैसे मान लिया किसी ने क्या हुआ कि जिसे हम लोग कह सकते हैं कि कोई नेचुरल प्रोसेस की वजह से किसी इकोसिस्टम में कोई चेंजमेंट आया, तो उससे जो अंतर संबंधित इकोसिस्टम था उसने उसकी भरपाई कर दी। ये तो हो सकता है, नेचुरल प्रोसेस है। ये प्रोसेस नेचुरल है कि किसी एक संगठन में प्राकृतिक कारणों से कोई परिवर्तन होता है, तंत्र के दूसरे संगठन में परिवर्तन द्वारा उसकी भरपाई हो जाती है। जैसे कि मान लिया आपको सपोज दैट बुखार आ गया, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है 2-3 दिन के बाद में आपने बेड रेस्ट लिया और काली मिर्च और अदरक का काढ़ा बना के पिया और आराम किया, आपकी बॉडी ने लड़ा उस प्रतिरोधक क्षमता से और आप फिर नेचुरल हो गए, यानी आपके ही बॉडी ने उसको बैलेंस कर लिया।
तो इसको जो है नेचुरल परिवर्तन कह सकते हैं कि उसको तरीके से हो गया। मानव के अन्य क्रियाकलापों द्वारा होता है। जैसे मानव जब इस पर कृत्रिम रूप से अदर क्रियाकलापों के द्वारा किसी भी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ एक्टिविस्ट होता है, तब इसकी भरपाई नहीं होती, तब इस इकोसिस्टम को हम बदल नहीं सकते, तब ये जो है इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो आज ये जो चैप्टर रहा है ये पारिस्थितिकी तंत्र रहा है, इकोसिस्टम रहा है। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा पारिस्थितिकी तंत्र की के टाइप्स आएंगे, कई प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, उसे समझाने का प्रयास किया जाएगा। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। नमस्कार।